हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो हमने लैंड, सॉइल और वाटर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। तो अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज ये जो प्लांट्स होते हैं जो हमें मेडिसिनली हेल्प करते हैं और हमें पेपर प्रोवाइड करते हैं और हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ट्रीज से लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल वेजिटेशन, या इसमें फॉरेस्ट आ गए, ग्रासेस आ गई, छोटे छोटे पेड़ पौधे आ गए, ये सब कुछ होता है नेचुरल वेजिटेशन। एंड वाइल्ड लाइफ इज कि जो एनिमल्स होते हैं वो आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ में, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन, एलिफेंट। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं वो आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ में। तो अब हमें इनके बारे में मतलब कि पढ़ना है। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? ओनली बायोस्फेयर में ही नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ओनली बायोस्फेयर इज द ओनली एरिया जहां पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों मिलती हैं। अब ये क्या है? लिथोस्फेयर इज लैंड, हाइड्रोस्फेयर इज वाटर, एटमॉस्फेयर इज एयर। तो बायोस्फेयर ही एक इकलौता छोटा सा ऐसा जोन है जहां पे लैंड, वाटर और एयर तीनों चीजें प्रोवाइड होती हैं, और जहां पे ये तीनों चीजें प्रोवाइड होती हैं हमें, वहीं पे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, सो बायोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, ये एक छोटा सा डायग्राम है जो शो करता है कि बायोस्फेयर एक इतना छोटा एरिया है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। मतलब ये एक पोर्शन है लैंड का, ये एक पोर्शन है वाटर का, ये एक पोर्शन है एयर का। हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ इतने सारे पोर्शन में से एक छोटा सा ये एरिया है जहां पे बायोस्फेयर है। मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। वरना आप इस एरिया में देखो, यहाँ पे क्या है? ओनली लैंड और वाटर मिलेगा। इस एरिया में लैंड और एयर मिलेगा, इस एरिया में वाटर और एयर मिलेगा। और ये जो पोर्शन है, यहाँ पे सिर्फ लैंड है, यहाँ पे सिर्फ वाटर है और यहाँ पे सिर्फ एयर है। तो यही एक छोटा सा एरिया हमारे पास बचा है जहाँ पे हमें बायोस्फेयर मिलता है और जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर देखा जाए तो हम भी सिर्फ वहीं पे जिंदा रह सकते हैं या वहीं पे जी सकते हैं जहाँ पे ये तीनों चीजें प्रेजेंट हो। लैंड हमें किसके लिए चाहिए? ऑब्वियसली चलने के लिए चाहिए। अपना घर लैंड पे ही बनाएंगे हम, तो हमें लैंड उसके लिए चाहिए। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हमें एयर की भी जरूरत है, और भी बहुत सारे गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनकी भी हमें कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल नीड, जिसको हम पानी पी के ही जिंदा रह पाते हैं। बिना पानी पिए 1 दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते ना। ये था बायोस्फेयर के बारे में कि एक नैरो जोन जहाँ पे ये तीनों चीजें कांटेक्ट में आती हैं, वहीं पे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट कर पाती है। अब उसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो इंटरैक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम जो होता है एक छोटे से पॉन्ड का भी हो सकता है, एक छोटे से लेक का भी हो सकता है,
जिस सोसाइटी में आप रहते हो सोसाइटी का भी हो सकता है, एक कम्युनिटी का भी हो सकता है। तो वो एक छोटी सी चीज से लेके एक बहुत बड़ी चीज तक इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है। पॉन्ड में, जैसे कि एक पॉन्ड है जहां पे अगर किसी बर्ड को पानी की जरूरत है तो वो वहां पे आके पानी पी सकती है। किसी उस पॉन्ड के आसपास जितने भी एनिमल्स रहते हैं, एलिफेंट हो गया या कोई और हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो वो वहां पे आके अपनी वाटर की नीड जो है वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पूरी कर सकते हैं। सो ये होता है इकोसिस्टम, मतलब कि हर एक चीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज इन बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड, हम लोग एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। अब दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। ये जो सिस्टम है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब जैसे कि मान लो हमारा इकोसिस्टम क्या है, हमारा खाना कहीं और से आता है, पानी भी आता है, तो ये सब कुछ हो गया एक इकोसिस्टम। अब जैसे कि एक चीज मान लो कि कोई ईगल है, मतलब वल्चर है, जो जिसको किसी डेड एनिमल को खाना है, तो वो उसका इकोसिस्टम है अलग, कि वो अपनी नीड्स को कैसे पूरी करती है, ठीक है। नाउ वेजिटेशन में क्या होता है, प्रोवाइड टिम्बर, पेपर, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, नट, वेजिटेबल, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें वेजिटेशन से मिलती हैं। नाउ वाइल्ड लाइफ में क्या होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, ये सब किस में आता है, वाइल्ड लाइफ में आता है। अब वाइल्ड लाइफ कैसे इंपॉर्टेंट है, बीज क्या है, काइंड ऑफ इंसेक्ट, राइट। क्या किस चीज में हेल्प करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है। पॉलिनेशन किस चीज की होती है, प्लांट्स की पॉलिनेशन होती है, तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, उसके बिना वो नहीं कर पाते हैं। मतलब वैसे तो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, बट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, वो पॉलिनेशन के बगैर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसके लिए उनको इन बीज की जरूरत पड़ती है जो एंथर्स को स्टिग्मा पे लेके जाती है, ठीक है। नाउ वल्चर क्या होते हैं, एक्ट एज स्कैवेंजर्स मतलब कि जो मरे हुए, मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ईट अप करने के काम में आता है। तो जो वल्चर होता है उसको एज ए स्कैवेंजर एक्ट करता है। जैसे कि माइक्रोब्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे कि माइक्रोब्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, तो वैसे ही वल्चर भी हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखती है। कुछ भी उसको अगर छोटा मोटा इंसेक्ट भी या एनिमल या कुछ भी मिल जाता है, डेड प्लांट नहीं, क्योंकि वो कार्निवोर्स होती हैं बेसिकली, तो डेड एनिमल्स को ये ईट करती हैं। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन है, मतलब कि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, मॉइस्चर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि वहां का वेदर कैसा है और वहां पे मॉइस्चर कंटेंट क्या है, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। अब आगे इसमें एक पॉइंट आता है कि हम पढ़ेंगे हैवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, और जो ड्राई रीजन्स होते हैं, कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहां पे कैसे कैसे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। सो हैवी रेनफॉल्स, यहाँ पे बहुत ह्यूज ट्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पे ह्यूज ट्रीज ग्रो होते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। फॉरेस्ट सिर्फ उसी एरियाज में आपको पाए जाएंगे जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर सप्लाई आती है या फिर हेवी रेनफॉल होती है।
ओके, जैसे कि आप जिम कॉर्बेट पार्क ले लीजिए, या फिर मैडागास्कर ले लीजिए, या फिर अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो ले लीजिए। तो ये सब कुछ कहाँ है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। नाउ मॉडरेट रेनफॉल। अच्छा, जो साइज है एक ट्री का, वो किस पे डिपेंड करता है? मॉइस्चर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अगर मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा तो जो ट्रीज की हाइट है वो भी कम हो जाएगी। अगर आपने कभी भी विजिट किया है, अगर मैं जिम कॉर्बेट की ही बात करूं, कभी भी विजिट किया है, तो वहां के जो ट्रीज हैं उनकी हाइट देखना एक बारी। और जहां पे भी आप रहते हो, दिल्ली, मुंबई, कहीं पे भी आप जहां पे भी रहते हो, वहां के ट्रीज की हाइट देखना, बहुत कंपैरेटिवली आपको बहुत ज्यादा मिलेगी जिम कॉर्बेट वाले ट्रीज की हाइट। ठीक है, सो एक फैक्टर क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूं कि वाटर नहीं, मॉइस्चर कंटेंट इन एयर जैसे ही डिक्रीज होगा तो ट्रीज का साइज भी डिक्रीज होगा। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब कि जो ट्री का साइज है वो एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है। नाउ मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट मतलब कि ठीक ठाक सी रेनफॉल हो जाती है। शॉर्ट स्टर्न ट्रीज एंड ग्रासेस। यहाँ पे जो ट्रीज की हाइट है वो थोड़ी सी कम हो गई है और ये ग्रासेस वगैरह को फॉर्म करने में हेल्प करता है। फॉर्मिंग ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स प्रेजेंट हैं वो मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन्स में ही प्रेजेंट है। नाउ ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है उनको ड्राई रीजन्स कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे क्या मिलता है? थॉर्नी शर्ब्स एंड स्क्रब्स। ऐसे एरियाज में क्या होता है कि लॉन्ग रूट्स होती हैं प्लांट की। जैसे कि अगर आप कैक्टस इन राजस्थान की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो कैक्टस प्लांट होता है उस पे उसकी कुछ मोटी मोटी सी स्टेम होती हैं जिसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, उनमें प्रॉपर लीव्स नहीं होती हैं। और आपने सुना होगा ऐसा कभी कि उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि रूट्स लंबी हैं उनकी? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अंडरग्राउंड लेवल पे वाटर है इन राजस्थान वो बहुत ज्यादा नीचे जाके मिलता है। अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज्यादा नीचे जाके मिलता है। इस वजह से उसकी जो रूट्स होती हैं कैक्टस की वो बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। या आप राजस्थान में अगर कोई भी प्लांट देखोगे तो सेम चीज होगी। अच्छा, अब हम उसमें क्या बात करी कि वैक्सी सरफेस, ताकि जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस ना हो जाए ट्रांसपिरेशन के थ्रू, इसीलिए उसमें सिर्फ स्टेम होती हैं, लीव्स नहीं होती हैं। लीव्स के नाम पे उस पे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? ताकि मॉइस्चर कंटेंट थ्रू ट्रांसपिरेशन जो वाटर कंटेंट प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको लॉस ना कर दे। तो जो वैक्सी सरफेस होता है, वैक्सी कोटिंग होती है, ये भी इसी चीज में हेल्प करता है। ओके, नाउ लास्ट इज कोल्ड पोलर रीजन। इसमें क्या मिलता है हमें? टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है एंड मॉसेस एंड लाइकेंस मिलते हैं। मतलब कि बहुत ही हल्के हल्के जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं ना वो मिलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई रॉक है उसके ऊपर बस हल्का हल्का सा ग्रीनिश, तो कोल्ड पोलर रीजन में बस ऐसे मिलते हैं। लाइकेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा इन सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, जो कि एल्गी और फंजाई से फॉर्म होता है। एल्गी एंड फंजाई। लाइकेंस क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि एल्गी एंड फंजाई आर माइक्रोब्स जो कि किसी भी टाइप के टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा हॉट हो लाइक राजस्थान, या फिर वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो लाइक कोल्ड पोलर रीजन्स। तो वो कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, नाउ अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले तो हमें कंसर्न समझना चाहिए कि किस चीज से हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है,
सो फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, द सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स। तो ये सारे क्या हैं कि कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। डिफॉरेस्टेशन क्यों करा जा रहा है कि भाई हमें रहने के लिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लैंड इतना है नहीं, तो क्या करा जा रहा है कि शेल्टर्स के लिए डिफॉरेस्टेशन करी जा रही है। अब पॉपुलेशन ज्यादा है, खाना भी ज्यादा चाहिए, तो हमें क्रॉप्स भी ज्यादा उगानी पड़ेंगी, तो उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी हम फॉरेस्ट को हटा रहे हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, घर बनना, ठीक है, या इंडस्ट्रीज बनना, अर्बनाइजेशन होना, फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट को हटाना, सुनामी और लैंडस्लाइड्स हैं, ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनसे भी अगर जब भी ये हो जाए तो हम लोगों को बहुत ज्यादा हार्म होता है, चाहे वो लॉस किसी भी चीज का हो, प्रॉपर्टी का हो, लाइफ का हो या इकोनॉमी का हो, बहुत ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, अब कुछ रीजन्स में मतलब कि बहुत पर्टिकुलर कुछ स्पीशीज हैं वो एक्सटेंट हो रही हैं। पर्टिकुलर स्पीशीज का एक्सटेंट होना मतलब जैसे कि डायनासोर्स एक्सटेंट हो गए, ठीक है। अब और भी बहुत सारी छोटी छोटी स्पीशीज हैं पर्टिकुलर टाइप की जो कि खत्म होती जा रही हैं और गिनती में भी नहीं है। उसके बाद एनिमल्स के साथ जो वो करा जाता है, लाइक ट्रेड किया जाता है, तो उसके लिए हमें एनिमल्स को अप्रोच करना पड़ता है, जैसे कि लायंस हो गए, टाइगर हो गए, एलिफेंट्स हो गए। तो ये सब कुछ हमें नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इनके कंजर्वेशन मेथड्स के लिए क्या करें, हमें नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स, मतलब कि लेक्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स, जो पानी की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली, तो इनको भी हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। और नेचुरल वेजिटेशन के लिए अलग से नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए, एनिमल्स के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स होने चाहिए हमारे पास। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को कंजर्व करके रख सकते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, ट्रीज हो, कुछ भी हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर मेरे तरफ से खत्म हो चुका है, और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहते हो कि कोई और चैप्टर आपकी मर्जी से स्टार्ट हो तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो।